हेलो। बीएससी थर्ड ईयर में आज हम क्वांटम यांत्रिकी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, दो तरह की यांत्रिकी होती है, एक चिरसम्मत यांत्रिकी और एक क्वांटम यांत्रिकी। फर्स्ट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द अदर इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स स्थूल कण जैसे कोई भी बॉडी जिसके लिए न्यूटन के नियम लागू होते हैं उनके लिए होती है, परंतु यह यांत्रिकी सूक्ष्म कण जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन आदि को समझाने के लिए सफल नहीं हुई। इसलिए एक अन्य यांत्रिकी को लाया गया जिसको हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। इसके अतिरिक्त चिरसम्मत यांत्रिकी निम्न घटनाओं की व्याख्या भी नहीं कर पाई थी। नंबर 1, कृष्णिका विकिरण, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 2, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। नंबर 3, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड फोर्थ, ठोसों की ऊष्माधारिता, दैट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो हम इन चारों घटनाओं को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्वांटम यांत्रिकी इनको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स इनको समझाने में विफल रही थी। तो पहले हम कृष्णिका के बारे में बताते हैं। कृष्णिका मीन्स ब्लैक बॉडी। कोई वस्तु जो इस पर पड़ने वाले सभी विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित करे तथा गर्म करने पर इन्हें उत्सर्जित कर दे, कृष्णिका कहलाती है। तथा कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को ही हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ए बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब all the radiations falling on it and emit these radiations completely on heating is called a black body, and the radiations emitted by a black body are called black body radiations. यदि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के द्वारा दी उत्सर्जित रेडिएशंस को समझें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ लिया गया है, जो अक्सर नैनोमीटर में होता है। और वाई एक्सिस पर ई लैम्डा से अर्थ है एनर्जी एमिटेड बाय द रेडिएशंस, इसको लिया गया है, जो कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण हैं उनके द्वारा दी गई ऊर्जा को वाई एक्स पर दिया गया है। किसी एक ताप पर यदि हम इन रेडिएशंस का स्टडी करें तो हम ये पाते हैं कि किसी भी ताप पर, चाहे T1 हो या T2 हो, जैसा कि ये ग्राफ पिक्चर में दिखाया हुआ है, किसी भी ताप पर केवल एक ही वेवलेंथ के रेडिएशंस हमें नहीं मिल रहे। कुछ रेडिएशंस कम एनर्जी के कम वेवलेंथ का मतलब ज़्यादा एनर्जी होती है, और कुछ रेडिएशन ज़्यादा वेवलेंथ के भी हैं, और उसकी ऊर्जा को हमने प्लॉट भी कर रखा है। तो इसके जो निष्कर्ष हैं कुल मिला के इस प्रकार से हैं कि किसी भी ताप पर कृष्णिका विकिरण के तरंगदैर्ध्यों का वितरण एक समान नहीं होता, क्योंकि कुछ विकिरण अत्यधिक तरंगदैर्ध्य के होते हैं तो कुछ विकिरण कम तरंगदैर्ध्य के भी होते हैं। दैट इज़ द रेडिएशंस गिवन बाय ए ब्लैक बॉडी आर नॉट यूनिफॉर्म। सम रेडिएशंस आर ऑफ लो वेवलेंथ एंड some radiations are at high wavelength even if the temperature is same. नंबर 2, दूसरा जो निष्कर्ष है वो इस तरह से है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, इनको एक्सप्लेन करा जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इस प्रकार पाया गया था कि किसी भी ताप पर अत्यधिक ऊर्जा के विकिरणों को हम लैम्डा मैक्स द्वारा दर्शाते हैं, जिसका मान ना तो बहुत कम रेंज का होता है ना बहुत अत्यधिक रेंज का होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो है ये T1 टेम्परेचर की कर्व है, इस पर हम देख रहे हैं कि ये जो लैम्डा मैक्स है, ये जो लैम्डा है इसको हम लैम्डा मैक्स कहेंगे, क्योंकि T1 ताप पर इस तरंग दैर्ध्य के रेडिएशन सबसे ज़्यादा ऊर्जा के हैं। इसी तरह से T2 ताप की जो कर्व है वो थोड़ी स्टीप है, और T2 ताप पर ज़्यादातर जो रेडिएशन है वो इस लैम्डा के हैं, इस लैम्डा के, यस, इस लैम्डा को ही, इस तरंगदैर्ध्य को ही हम लैम्डा मैक्स कहेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन black body radiation. Lambda max is an important point in black body radiation.
तो कहने का मतलब ये था। थर्ड जो है, थर्ड टेम्परेचर का वेरिएशन के बारे में है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो लैम्डा मैक्स का मान घट जाता है, अर्थात कृष्णिका का रंग बैंगनी रंग की तरफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम T2 टेम्परेचर की बात करते हैं तो T2 टेम्परेचर पर जो रेडिएशंस हैं उनमें जो सर्वाधिक जो रेडिएशंस का जो वेवलेंथ है वो इस वेवलेंथ का है, जबकि T2 पर जबकि T1 पर लैम्डा मैक्स का मान अधिक था। अर्थात तापमान बढ़ाने पर, कहना हम चाहते हैं कि तापमान बढ़ाने पर जो उसका जो रंग है ब्लैक बॉडी का वो कम तरंग दैर्ध्य की तरफ खिसक जाएगा, जो कि विबग्योर के अनुसार बैंगनी की तरफ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और चौथा जो पॉइंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो ऑब्जर्वेशन से मिला था कि ताप बढ़ने पर कृष्णिका विकिरण की ऊर्जा बढ़ती है, जो कि इस प्रकार से, जिसका जो समीकरण है इस प्रकार से, अर्थात ऊर्जा जो है ताप बढ़ाने पर उसकी पावर 4 के अनुसार समानुपाती होती है। और इसको स्टीफन विकिरण नियम से दिखाया जा रहा है। रिलेशन इज E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। हेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट, और उसकी जो मान है 5.6 इंटू 10 की पावर -12 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आया नहीं है ढंग से, तो ये स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट दिस। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस थे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिल रहे थे, जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पा रही थी। क्यों नहीं समझा पा रही थी? क्योंकि उसके अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, ताप बढ़ाने पर ब्लैक बॉडी का जो रंग है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसका रंग वही रहना चाहिए। हालांकि ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, वो तो जब तापमान बढ़ाओगे। तो उनको समझाने के लिए अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑब्जर्व फिनोमेना है, इनको साइंटिस्ट के सामने एक चुनौती आई कि इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो पहला था वीन विस्थापन नियम, दैट इज़ वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार ताप बढ़ने पर लैम्डा मैक्स का मान घटता है। मैंने पहले ही बताया था कि लैम्डा मैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ये वो वेवलेंथ है जिसके रेडिएशन सबसे ज़्यादा ऊर्जा के होते हैं। इसलिए वीन ने लैम्डा मैक्स और ताप के बीच में ये रिलेशन दिया कि भाई ताप यदि दुगना करोगे तो लैम्डा मैक्स आधा हो जाएगा, ताप यदि आधा करोगे तो लैम्डा मैक्स दुगना हो जाएगा। ताप यहाँ पे केल्विन में चाहिए हालांकि। तो लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अर्थात लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर कांस्टेंट, अर्थात लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा T2। यदि हम ये माने कि T1 टेम्परेचर पर लैम्डा मैक्स लैम्डा 1 है और T2 टेम्परेचर पर लैम्डा मैक्स लैम्डा 2 है, तो ये नियम वीन विस्थापन नियम कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। ओके, अब जो इसके जो रेडिएशंस को क्या जो वेरिएशन था उसको समझाने के लिए एक और नियम है, ये वीन का विकिरण नियम कहलाता है, वीन रेडिएशन लॉ जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। ये वीन विस्थापन नियम से डिफरेंट है। वीन विस्थापन नियम केवल लैम्डा मैक्स के लिए था। वीन विकिरण नियम, ये जो कर्व आपको दो दिखाई थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए वीन ने एक समीकरण दिया जो कि इस प्रकार से है, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर -HC अपॉन लैम्डा KT डी लैम्डा। दिस लॉ वाज गिवन बाय वीन एंड इट इज़ कॉल्ड वीन रेडिएशन लॉ। ओके, परंतु प्रॉब्लम ये थी कि यह जो समीकरण था निम्न तरंग दैर्ध्य के लिए ही सही रिजल्ट दे रहा था, उच्च तरंग दैर्ध्यों के लिए यह सही परिणाम नहीं दे रहा था। अर्थात यदि इस कर्व की मैं बात करूं, वापस आते हैं इस कर्व पर, तो ये कम तरंग दैर्ध्य का मतलब है ये लगभग इस रेंज में, इसका भी कोई बॉर्डर नहीं है, इस रेंज में तो ये
ये सही रिजल्ट देता है, लेकिन इसमें ये रिजल्ट ये सही नहीं देता था। ओके, अब तो अब प्रॉब्लम यही आई कि भाई इनको पूरे को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। दूसरा जो नियम दिया था वो रेले जी का था। देखिए अब आते हैं दूसरे पेज, ये वीन विकर्ण नियम तो यही था, इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है, केवल ये समीकरण आपको ही ध्यान में रखना है। दूसरा है रेले जीन्स का नियम, जो कि इस नियम के अनुसार ई लैम्डा डी लैम्डा, ई लैम्डा डी लैम्डा वही टर्म है। ई लैम्डा का मतलब है एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन लैम्डा, एंड डी लैम्डा इज द रेंज, बिकॉज यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि इस लैम्डा का एनर्जी इतना है। हम बात करते हैं कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच की जो ऊर्जा है वो कितनी है, और वो ई लैम्डा डी लैम्डा से दिखा रखी है। और उसका जो समीकरण है जो कि रेले जीन्स ने दिया था वो है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। ओके, परंतु यह नियम भी जो रेले जीन्स ने दिया था, यह नियम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाता तो है, लेकिन ये उच्च तरंग दैर्ध्य के ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ही परिणाम सही देता है। अर्थात यदि वापस इस कर्व पर आए तो ये जो है इस रेंज में ये सही रिजल्ट देता है। जो वेवलेंथ ज़्यादा का जो रेंज है उसमें रेले जीन्स लॉ सही रिजल्ट देता है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा नियम नहीं था जो पूरे परास के लिए एक्सप्लेन किया जा सकता, कम तरंग दैर्ध्य के लिए भी और उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए भी। कम तरंग दैर्ध्य के लिए वीन डिस्प्लेसमेंट नियम सेटिस्फैक्ट्री था, और उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए रेले जीन्स लॉ सेटिस्फैक्ट्री था। तो अब एक ऐसे नियम की खोज शुरू हुई जो संपूर्ण कर्व को की व्याख्या कर दे, कम वेवलेंथ पर कितनी ऊर्जा मिल रही है उसको भी बता दे, और ज़्यादा वेवलेंथ पर कितनी ऊर्जा मिल रही है उसको भी व्याख्या कर दे। तो उसके लिए जो नियम आया वो प्लैंक विकिरण नियम, प्लैंक रेडिएशन लॉ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि प्लैंक ने ही इसकी अवधारणा को बिल्कुल ही बदल दिया कि लाइट जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी का सोर्स होती है। प्लैंक वितरण नियम के मुख्य रूप से 2 ही पॉइंट हैं, हालांकि हमने इसको 3 पॉइंट के रूप में डिस्कस कर रखा है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि किसी पिंड का मतलब है वस्तु, किसी पिंड द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण असतत रूप से होता है, ना कि सतत रूप से। यह ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के पैकेट के रूप में होती है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी इज़ नॉट कंटिन्यूअस, बट इट इज़ डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ small packets of energy which are called photons or which are called quanta. For visible radiation the term is modified as photons, means photon are same as the quantum. दूसरा जो पॉइंट था, किसी भी क्वांटम की ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये आपने लोअर क्लासेस में भी खूब पढ़ा हुआ है। ई यहाँ पे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, जिसके लिए हम पैकेट बोल रहे थे। पैकेट की एनर्जी अर्थात फोटोन की एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू। हेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, अर्थात जो विकिरण है उनकी आवृत्ति न्यू है। E बराबर एच न्यू इसको लिख दिया गया है। एच इज़ ए कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इज इट्स यूनिट, जूल SI में होती है। पहला तो दूसरा ये था। थर्ड जो पॉइंट था जो प्लैंक ने दिया था, बिल्कुल अवधारणा को ही बदल दिया था रेडिएशन की, कि पिंड द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा h न्यू का पूर्ण गुणक ही होगी।
अर्थात एनर्जी एमिटेड बाई ए फोटोन इज ए मल्टीपल ऑफ एच न्यू, आइदर इट इज़ 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। फोटोन की ऊर्जा का मान NH न्यू होगा। यहाँ पे n का मान 1, 2, 3, ये एवोगैड्रो नंबर से आप कंफ्यूज मत हो जाना इसको। ओके, ठीक है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, इन तीनों बिंदुओं के आधार पर प्लैंक ने ये रिजल्ट दिया, ई लैम्डा डी लैम्डा। अगेन ई लैम्डा डी लैम्डा है सेम मीनिंग एज द मीनिंग गिवन बाई वीन रेडिएशन लॉ एंड रेले रेडिएशन लॉ। ई लैम्डा डी लैम्डा मतलब ऊर्जा। 8 पाई एस सी, देखिए इसको मैं जूम करता हूँ, 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 एंड डी लैम्डा। ओके, ये प्लैंक का विकिरण नियम कहलाता है। इसको आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन करना है तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएगा, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आपके कोर्स में भी नहीं है ये। तो ये जो विकिरण जो नियम दिया था ये इन तीनों पॉइंट पर आधारित था और इसको डिराइव करना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। ओनली थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। तो अब ये नियम जो दिया था हमको ये दर्शाना है कि ये अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट है का मतलब है ये कम तरंग दैर्ध्य के लिए भी और अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए, दोनों के लिए ये लागू हो जाना चाहिए। तो पहले हम कम तरंग दैर्ध्य पर देखते हैं कि ये नियम किस तरह से हमारी कर्व को एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कर्व हमने शुरू में दिखाई थी, उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा। देखिए कम तरंग दैर्ध्य पर आप देखिए ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू 1 से काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा कम होने का मतलब है कि ई की पावर में जो मान है वो अधिक हो जाएगा, और अधिक होने पर ये जो टर्म है इसका जो मान है, इसका मान 1 से काफ़ी अधिक हो जाएगा। ये -1 कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी -1 को हम ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी ही मान सकते हैं। तो समीकरण 1, ये समीकरण 1 क्या हो जाएगी, 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा 5 तो यूँ क्यों ही रहेगा, और इनटू ई की पावर, ये अब -1 को हटा देंगे हम, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी 1 अपॉन में हो जाएगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा डी लैम्डा। ठीक है, ये जो नियम है यदि आप कंपेयर करो वीन से, तो ये वही नियम, ये वही समीकरण आ जाता है जो वीन के लिए, जो वीन ने दिया था कम वेवलेंथ के लिए। देखिए यही था, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। ये नियम वही तो है जो वीन ने दिया था, ये समीकरण वही है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये कम तरंग दैर्ध्य पर वही रिजल्ट दे रहा है जो कि वीन दे रहा था। अब उच्च तरंग दैर्ध्य पर देखिए ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी है जिसको हमें पकड़ना है। ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान 1 से काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि जब लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें डिनोमिनेटर, जो पावर में डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मींस पावर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस केस में हम इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते -1 को। तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के अनुसार। ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी रखना होगा, क्योंकि वो है इस तरह का ई की पावर x इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो हम केवल 2 टर्म को ही यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना कि एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान कम है, तो आपने 1 प्लस एक्स वाली टर्म को ही रखा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह जो टर्म है वो अब नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो जो प्लैंक का जो नियम था ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1, उसको यदि हम इसमें पुट करते हैं, देखिए 1 प्लस एच सी अपॉन ये, यदि हम इसमें पुट करते हैं 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 कर देते हैं, तो ये सिंपली एच सी अपॉन लैम्डा के टी ही रह जाएगी।
और उस तरह से ई लैम्डा डी लैम्डा का जो मान है वो घट करके 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा 5 1 अपॉन एस सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा ये हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से रीअरेंज कर रहे हैं 8 पाई के टी लैम्डा 4 डी लैम्डा, जो कि वही नियम है जो कि रेले जीन्स ने दिया था, जो कि उच्च तरंग दैर्ध्य पर लागू होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो प्लैंक ने जो नियम दिया था वो उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए भी लागू होता है और कम तरंग दैर्ध्य के लिए भी लागू होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो दूसरा प्रभाव है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे बोलते हैं। ये इफेक्ट है क्या, देखिए वो इसकी परिभाषा इस तरह से है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ये फोटोन ये पहले परिभाषा बता देते हैं। चलो, जब किसी धातु की सतह पर दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। यह प्रभाव प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दैट इज व्हेन visible light falls on the surface of a metal, then there are some electrons which are ejected from the surface of the metal. This effect is called photoelectric effect and the ejected electrons are called photoelectrons. लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो इस तरह से हैं। अगेन यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बात है कि पहला तो इसका परिणाम ये था कि यह प्रभाव तात्क्षणिक है, अर्थात फोटोन के धातु सतह पर टकराने के साथ ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। दिस इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इमीडिएटली व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मेटल। नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अर्थात गति, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा होगी तो गति भी ज़्यादा होगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अर्थात गति विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मेटल की सरफेस पर टकरा रहा है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ओके, थर्ड जो पॉइंट है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। देखिए ये बहुत दोनों पॉइंट में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम सोचते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। यदि आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है फोटोन की संख्या है वो बढ़ेगी और उससे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, अर्थात देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता। ये देखिए, ये इसका अर्थ क्या है कि हर मेटल के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति आपको देनी ही होगी ताकि इलेक्ट्रॉन उस मेटल से उत्सर्जित हो सकें। यदि रेडिएशन की आवृत्ति उस देहली आवृत्ति से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकल पाएंगे, चाहे कितनी ही तीव्रता उनको दी जाए। और देहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा को हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। मीन्स जो ऊर्जा उस देहली आवृत्ति के संगत बनती है उसको हम कार्यफलन कहेंगे। हर मेटल के लिए इसका मान अलग अलग होगा। W0 से इसको इंगित किया गया है, W0 बराबर है hν0। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर एक फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट की एक समीकरण जरा नोट कर समझ लीजिए अच्छी तरह से। इस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। यहाँ न्यू इज़ द विकिरण की आवृत्ति, न्यू मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विच इज़ गिवन टू द मेटल। ओके, इसका जो मान है दहली आवृत्ति से अधिक ही होना चाहिए। W0 धातु का कार्यफलन है, अर्थात वो ऊर्जा जो उसको चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सकें। H न्यू, हाँ ठीक है, तो इसलिए ये समीकरण बनती है H न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, W0 बराबर W0 प्लस KE का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन आई मीन। तो ये जो समीकरण है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। H न्यू यहाँ पे फोटोन की एनर्जी है, W0 वर्क फंक्शन। के काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखा जा सकता है, तो ये समीकरण बन जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को यदि निकालना पड़े तो H न्यू माइनस H न्यू 0। तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम इस समीकरण से कि यदि जो न्यू का मान न्यू 0 से कम हो जाएगा, न्यू का मान न्यू 0 से कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी हैज़ गॉट नो मीनिंग। तो इसका अर्थ यह है कि न्यू का मतलब आवृत्ति का मान न्यू 0 तो होना ही चाहिए। यदि न्यू 0 के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के मेटल की सरफेस तक ही आ सकता है। इस बस तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो डिस्कस कर सकते हैं हम। जैसे ये मैंने केवल वैल्यू वाइज ही लिख रखा है। यहाँ लैम्डा का मतलब है कोई किसी मेटल पर जो लैम्डा है, जो तरंग दैर्ध्य है 3500 एंगस्ट्रॉम का डाला गया है और उस मेटल का वर्क फंक्शन है 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते होंगे कि ये ऊर्जा की एक और इकाई होती है जो कि डिराइव्ड इकाई है। ऐसा इकाई तो आप जानते हैं जूल होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे देखिए लिख रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल है। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ये -19 यहाँ पे नहीं आया है फोटो लेने पर। ये दिस इज़ द, इस तरह से आपको इसमें चेंज करना पड़ सकता है। एंगस्ट्रॉम आप जानते होंगे 10 की पावर -10 मीटर ऐसा इकाई होती है। तो इसमें जो पूछा गया है ये किसी बुक से ही मैंने लिया है, इसमें सारी चीज़ें पूछ ली हैं। एनर्जी ऑफ द फोटोन पूछा है तो E बराबर H न्यू हो जाएगी, H न्यू HC अपॉन लैम्डा। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है इस न्यूमेरिकल्स में, केवल मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि H की वैल्यू आप क्या लो उस समय, C क्या लो और लैम्डा क्या लो। बस H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड यहाँ पे ली गई है। देखिए ये ध्यान रखना है कि यदि SI यूनिट लिए हैं तो सभी SI यूनिट में ही होनी चाहिए। यहाँ पे C की वैल्यू इसलिए मैंने मीटर पर सेकेंड में ली है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा को 3500 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 3500 इंटू 10 की पावर -10 मीटर ले रखा है, क्योंकि यदि ये जूल, क्योंकि C और लैम्डा की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये बन के आता है कि E बराबर है 5.7 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब जो रिजल्ट है वो जूल में आ गया है। बहुत स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यदि H की वैल्यू आप 6.63 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग लेते हो तो ठीक है वो ले सकते हो, लेकिन ऊर्जा आपको अर्ग में मिलेगी। C और लैम्डा की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। यदि वो मीटर पर सेकेंड है तो लैम्डा भी मीटर चाहिए, यदि C सेंटीमीटर है तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में चाहिए। C और लैम्डा की एक जैसी यूनिट हो। H भले ही कुछ ले सकते हो, लेकिन जो H की यूनिट लोगे वही आपकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये बात ध्यान में रखने की है। ये तो हमारा ये H न्यू हो गया। अब यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लेते हैं। देखिए H न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस KE इज इक्वल टू H न्यू माइनस W0। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालनी है। देखिए यहाँ पर
5.7 इंटू 10⁻⁻19 जो वैल्यू ले रखी है, ये SI यूनिट है, ओके। और माइनस W0 आपको दिया गया था 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको भी आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट करेंगे तभी आप इनको घटा सकते हैं। उसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिक्स 10⁻⁻19 हमने ये कॉमन ले लिया है, 5.7 माइनस 3.15 ये 2.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये आ गया। और इसको यदि हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 1.5652 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब नेक्स्ट वी प्रोसीड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उनकी गति क्या होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। 12 mv² इसके बराबर पुट कर दिया, लेकिन आप इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको आप नहीं लेंगे, इसमें जूल ही चलेगा, क्योंकि m हम किलोग्राम में ले रहे हैं और v मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। तो ये सारी SI का ही है, तो ये भी SI में चाहिए। तो इस तरह से 1.9 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 ये ले लिया है। ये SI यूनिट है मास इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। फिर हम v² इजिकल टू ये रखते हैं, तो v² का मान 2.55 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 आकर के v² की वैल्यू 0.742 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, जिसको हम 7.42 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड निकलती है। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ गई। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ढंग से पढ़िए। आज मैंने 2 इफ़ेक्ट समझाए हैं आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हम आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू।